अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस थाने का बाबा आदम ही निराला था। कोई भी ईमानदार थाना इंचार्ज वहाँ पर ज़्यादा अरसे तक टिक नहीं पाता था। चंद दिनों या चंद हफ्तों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चंद माह के बाद उसका महकमा जाती ट्रांसफ़र कर दिया जाता था और या फिर इसके लिए ऊपर से मुअत्तली के अहकामात आ जाते थे। इस दिलचस्प मगर फ़िक्र अंगेज़ पस मंज़र रखने वाले बस्ती पंजाब के एक दूर उफ्तादा थाने को मैंने माह जुलाई की इब्तिदाई तारीखों में ज्वाइन किया था। इस थाने के हालात व वाक़यात के बारे में मुझे गहरी वाक़फ़ियत हासिल नहीं थी, बस मैंने उड़ती उड़ती चंद सनसनीखेज़ कहानियाँ सुन रखी थीं। इत्तेफाक से मेरा पाला उस वक्त पड़ा जब मैंने वहाँ पहुंचकर थानेदारी की कुर्सी संभाली। इब्तिदाई तारुफ के लिए मैंने थाने के स्टाफ को अपने कमरे में बुला लिया। वो थाना चलाने के लिए मुझे 6 कांस्टेबल्स और 1 हवलदार दिया गया था। थाने से नज़दीकी गांव का नाम गाजी नगर था। मज़कूरा गांव थाने से लगभग 2 मील की दूरी पर वाक़ था। मेरे अमले के 2 कांस्टेबल अशफाक और रफ़ीक का ताल्लुक़ गाजी नगर ही से था। दीगर चंद कांस्टेबल्स के नाम अलग तरतीब वहीद, तुफैल, जाहिद और फरीद थे, जबकि हवलदार का नाम बरकत अली था। मलिक साहब, आपके बारे में सुना है कि आप बड़े फर्शनास और ईमानदार इंसान हैं। रस्मी अलैक सलैक के बाद हवलदार बरकत अली ने मुझसे मुखातिब होते हुए मोहतात अंदाज में कहा। तुमने ठीक सुना है बरकत अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। फिर पूछा, क्या एक पुलिस अफसर को ईमानदार और फर्शनास नहीं होना चाहिए? मेरे इस तीखे सवाल पर वो गड़बड़ा कर बोला, मेरा मतलब ये नहीं था मलिक साहब। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ बरकत अली कि तुम्हारा मतलब क्या था, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में कहा। दरअसल तुम्हारा इशारा इन मुअत्तलियों और तबादलों की जानिब है जो ईमानदार और फर्शनास पुलिस एहलकारों का नसीब बना दिए गए थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इस थाने की हिस्ट्री से बखूबी आगाह हैं, हवलदार ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। ये बखूबी तो नहीं मगर थोड़ा बहुत समझ लो, मैंने बारी बारी इन बावर्दी 7 अफराद की तरफ देखते हुए मायनाखेज़ अंदाज में कहा। बाकी का ज़्यादा बहुत आप लोग मुझे बताओगे। उन्होंने सवालिया नज़र से एक दूसरे को देखा, फिर बैक ज़बान होकर बोले, क्यों नहीं, ज़रूर जनाब, आप हमारे इंचार्ज हैं, हम आपको नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे सरकार। आइंदा 1 घंटे तक हमारे बीच मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होती रही। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो लोग मेरे सवालात के जवाब में इत्मीनान बख्श ताउन नहीं कर रहे थे। वो मुझे जो कुछ भी बताते थे इसमें एक हिचकिचाहट, एक एहतराज शामिल था, जैसे इन्हें डर हो कि अगर उन्होंने अपनी ज़बान खोल दी तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये हमारी पहली मुलाकात थी, इसलिए मैंने भी ज़्यादा दबाव नहीं डाला और इस मीटिंग के इख्तिताम पर कहा, एक बात तो तय है कि अगर इस इलाके में किसी ईमानदार थाना इंचार्ज को अपना काम नहीं करने दिया जा रहा तो यहाँ पर कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है जिसका ताल्लुक लाकानूनियत से है, और इस मामले में किसी बहुत ही बाअसर शख्सियत का हाथ है जो अपना रास्ता साफ करने के लिए फर्शनास थानेदार को यहाँ टिकने नहीं देता और अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके वो इसका तबादला या मुअत्तली करवा देता है। मैंने अपनी बात मुकम्मल करके इस्तफसारिया नज़र से इनकी तरफ देखा। मुझे अपने स्टाफ के चेहरों पर ऐसे तासुरात दिखाई दिए जैसे वो मेरी बात समझ तो गए हों, लेकिन इनकी ख्वाहिश हो कि मैं इस मौजू को इधर ही ख़त्म करके इन्हें कुरेदने की कोशिश ना करूं। मैं ये समझने से कासिर था कि वो लोग इस कदर सहमे हुए और खौफज़दा क्यों थे। इस इलाके का सबसे ताकतवर शख्स कौन है? मैंने इनकी जानिब देखते हुए दरियाफ्त किया। जनाब, वो तो अपने खान साहब ही हैं, रफ़ीक जल्दी से बोला। मैंने पूछा, कौन खान साहब? हामिद अली खान, अशफाक ने बताया। रफ़ीक और अशफाक का ताल्लुक़ मौज़े गाजी नगर से था। मेरे मज़ीद इस्तफसारात के जवाब में उन्होंने मुझे जो मालूमात फ़राहम की इसका खुलासा कुछ इस तरह है। हामिद अली खान मौज़े गाजी नगर का मुतलकुल अनान सरदार था जो अपने मिजाज में खुदसर और ख़ुद मुख्तियार था। गांव का कोई भी वसनीक उससे नज़र मिलाकर बात नहीं करता था। इसके रूबरू जाने वालों की गर्दनें झुकी रहती थीं। गाजी नगर और इसके गिरदो नवा की सारी ज़रई अराज़ी हामिद खान ही की मिल्कियत थी। गांव में बसने वाला कोई भी शख्स ज़मींदार कहलाने का अहल नहीं था।
کیونکہ کسی کے پاس بھی اپنی ذاتی زمین نہیں تھی۔ وہ گاؤں لگ بھگ 100 گھروں پر مشتمل تھا اور وہاں بسنے والے افراد کی تعداد کم و بیش 400 تھی، لیکن ان 400 میں محترم اور قابل عزت صرف 4 افراد تھے، یعنی حامد علی خان، اس کی بیوی لیلا خانم اور اس کی 2 اولادیں شاہزیب خان اور حسن بانو۔ باقی کے تقریباً 396 افراد کی حیثیت خدمت گاروں بلکہ غلاموں ایسی تھی جو خان بہادر کی زرعی اراضی، پھلوں کے باغات اور کارخانے میں محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ اہمیت ان لوگوں کی تھی جو حامد خان کی حویلی میں کام کرتے تھے یا پھر اس کی زمینوں، باغات اور کارخانے کے معاملات کو دیکھتے تھے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حامد خان کے بڑے بڑے سرکاری افسروں سے گہرے تعلقات ہیں، جن میں سے اکثر خان صاحب سے ملنے ان کی حویلی آتے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اشفاق اور رفیق کی حامد خان کے حوالے سے فراہم کردہ معلومات کے اندر میرے سوال کا جامع جواب موجود تھا۔ میں نے پوری توجہ سے ان کی بات سنی اور گہری سنجیدگی سے کہا، بھائی تمہاری خان صاحب تو بڑے دلچسپ انسان ہیں، ایسے ٹھسے دار لوگوں سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تم لوگ کب مجھے خان بہادر صاحب سے ملوا رہے ہو؟ آپ جب حکم کریں ملک صاحب، رفیق نے اضطراری لہجے میں کہا۔ ابھی میں نے اس تھانے کا نیا چارج سنبھالا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ذرا میں فائلوں وغیرہ کا جائزہ لے لوں، اس کے بعد چلیں گے خان صاحب کے پاس۔ ٹھیک ہے جناب، رفیق نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ کا جب بھی ارادہ ہو مجھے بتا دیجیے گا، آپ کو خود لے کر چلوں گا۔ مجھے تھانے کے معاملات کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے 2-4 روز دن رات کام کرنا ہوگا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔ پھر میں نے حوالدار برکت علی کو اپنے پاس روک کر باقی سب کو رخصت کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، تم لوگ کمر کس لو، میں خود آرام سے بیٹھتا ہوں اور نہ ہی اپنے عملے کو سکون کی سانس لینے دیتا ہوں، اور میرے پاس ویسے بھی وقت بہت کم ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے رفیق کی جانب دیکھا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، بھائی فرض سے غفلت برتنا اور بے ایمانی کے لیے راضی ہو جانا اور غلامی کا طوق گلے میں ڈال لینا تو میرے مزاج اور فطرت سے لگا نہیں کھاتا، لہٰذا کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کب میری معطلی یا تبادلے کا پروانہ آ جائے۔ کانسٹیبلز کے جانے کے بعد میں نے حوالدار سے پوچھا، برکت علی تم نے میرے آخری جملے پر غور کیا؟ برکت علی کی عمر 45 سال تھی، وہ ایک فربہ اندام مگر مستعد پولیس اہلکار تھا، اس کے گول مٹول چہرے پر معصومیت کھیلتی رہتی تھی۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے تو عوامی لباس میں اسے دیکھنے کے بعد وہ یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ برکت علی حوالداری کرتا ہے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات کے برعکس وہ ایک سخت گیر پولیس اہلکار تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں وہ بولا، جی ملک صاحب میں نے غور کیا ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارادہ؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ کیا تم نے یہ محاورہ سن رکھا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جی سنا تو ہے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ گلے سڑے بدبودار بے ایمانی اور غلامی کے ماحول میں زندگی گزار کر ریٹائرڈ ہونا یا میرے ساتھ دے کر کسی اور تھانے میں تبادلہ کروانا ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال رہا، صرف پوچھ رہا ہوں، اس لیے اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ تم اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہو۔ مجھے 16 آنے صحیح معلوم ہونا چاہیے کہ میرے تھانے کا حوالدار میرے ساتھ کھڑا ہے یا اس کی وفاداریاں کسی غلیظ انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تم جو بھی جواب دو گے میں اس کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا اور تمہارے ساتھ میرا رویہ بھی بالکل نارمل رہے گا۔ ہماری گفتگو ادھر ہی ختم ہو جائے گی، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ اگر سمجھ رہے ہو تو آج رات ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ میرے سوال پر غور کرنا، میں نے معدل انداز میں کہا، کل کسی وقت چپکے سے مجھے اپنے جواب سے مطلع کر دینا۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے کہا۔ میں نے پوچھا، کیا میرے کوارٹر کی صفائی ہو گئی؟ جی، وہ میں نے آپ کی آمد سے پہلے ہی کروا دی تھی، اس نے بتایا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کا سامان کسی کے ہاتھ کوارٹر میں پہنچا دیتا ہوں۔ ہاں ضرور، میں نے کہا۔ اکثر و بیشتر میری تعیناتی میرے گھر سے دور دراز کے علاقوں میں ہوتی رہی ہے، لہٰذا میرا قیام و طعام تھانے کے پہلو میں
ये थाने के पिछवाड़े बने हुए सरकारी क्वार्टर ही में हुआ करता था। इस थाने की इमारत के अगले हिस्से में भी एक क्वार्टर बना हुआ था जहाँ मुझे रिहाइश इख्तियार करना थी। कितने दिन, महीने या साल, ये एक पुरस्कार और पेचीदा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था सिवाय वक्त के। कांस्टेबल अशफाक ने मेरा सामान क्वार्टर तक पहुंचाया था। जब मैं अपने कमरे से उठकर क्वार्टर की तरफ गया तो अशफाक भी मेरे साथ चल पड़ा। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैंने रुके बगैर से पूछा, क्या बात है अशफाक, तुम खासे उलझे हुए नजर आ रहे हो। मलिक साहब, मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूँ, वो बड़ी आजिज़ी से बोला, अगर आपकी इजाज़त हो तो। पहली बात तो ये कि मेरी कोई खिदमत आलिया नहीं जिसमें शर्फ बारियाबी के लिए किसी दरख्वास्त की ज़रूरत हो, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। दूसरी बात ये कि मुझसे कहने के लिए इजाज़त हासिल करना नागुज़ीर नहीं है। जब तक मैं इस थाने का इंचार्ज हूँ तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। हम दोनों पुलिस एहलकार हैं, हमें हर हाल में कानून की बालादस्ती के लिए काम करना है और इस राह में कोई भी ओहदा छोटा या बड़ा नहीं है। जनाब, मुझे अपनी भांजी के सिलसिले में आपसे बात करना है, वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ तुम्हारी भांजी को। कुछ नहीं मलिक साहब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और वजाहत करते हुए बोला, रानी मेरी बेवा बहन की अकलौती औलाद है। अगर आप थोड़ा ख्याल कर लेंगे तो मेरी बेवा बहन जुलेखा का कुछ भला हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने इसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए इस्तफसार किया, तुम मुझसे किस किस्म का ख्याल रखने की तवक्को कर रहे हो। जनाब, मैं चाहता हूँ कि मेरी भांजी आबदा उर्फ रानी आपके क्वार्टर की सफाई और आपके लिए खाना वगैरह पका दिया करे। उसने कहा, इस तरह आपको आसानी हासिल हो जाएगी और मेरी बेवा बहन बेचारी की थोड़ी माली मदद हो जाएगी। इन माँ बेटी का कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अपनी तनख्वाह में से कुछ मदद कर देता हूँ। अगर आप रानी को इस खिदमत का मौका देंगे तो आपकी नवाजिश होगी। मलिक साहब, रानी अमूर खानदारी की माहिर है और बहुत लजीज खाना बनाती है। ठीक है, तुम कल किसी वक्त रानी को मुझसे मिलवा देना, मैंने कहा। मैं इसका मुख्तसर सा इंटरव्यू करूँगा, फिर इसे काम पर रख लूँगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके वापस चला गया। ये एक हकीकत है कि महकमा जाती फ़राइज़ की अदायगी के सिलसिले में जब इंसान अपनी फैमिली से दूर होता है तो सब कुछ मैसर होने के बावजूद भी वो घर के आराम को तरसता है। खुसूसन घर का खाना इसे बेतरह याद आता है। मैं किसी थाने के क्वार्टर में रिहाइश के दौरान मैं उमूमन अपने बेशतर काम खुद ही कर लिया करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि यूनिफॉर्म धोबी से धुलवा ली। इस सूरत हाल में कांस्टेबल अशफाक के आइडिया में मुझे कोई कबाहत नज़र न आई। अगर रानी वाक़तन सफाई, धुलाई और खाना बनाना जानती थी तो इसकी माली मदद करने में कोई हर्ज नहीं था, बल्कि ये एक नेक काम था। हट्टे कट्टे मुस्टंडे गदागरों को भीख देने की बजाय किसी मजबूर इंसान को रोज़गार फराहम करना ऐन कार सवाब है। अगली सुबह में तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला कि 2 अफराद मुझसे मिलने आए हुए थे। मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से पूछा, ये कौन लोग हैं और किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं। मलिक साहब, इनमें से एक का नाम रियाज और दूसरे का नाम यूसुफ है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। वो दोनों मौजा जामिनपुर से आए हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर नहर में किसी लड़की की लाश मिली है। जब मैं बरामदे में से गुजरकर अपने कमरे की तरफ आ रहा था तो मैंने चौबी बेंच पर 2 अजनबी अफराद को बैठे देखा था। यकीनन वो रियाज और यूसुफ ही थे। मौजा जामिनपुर लगभग 3 मील के फासले पर मगरिब में वाक़ था और ये गांव मेरे थाने की हुदूद में आता था। इन दोनों को मेरे पास भेज दो, मैंने कांस्टेबल से कहा। आइंदा 10 मिनट में रियाज और यूसुफ की ज़बानी मुझे जो मालूमात हासिल हुई उनका खुलासा कुछ इस तरह था। आज सुबह हस्ब मामूल करामत अली और करमू चाचा मछलियाँ पकड़ने नहर पर गया। करमू एक पेशेवर मछेरा था और रात को वो नहर में पुल के नज़दीक अपना जाल डाल आता था। इस मकाम पर पुल से गुजरते हुए पानी कट कर एक जगह जमा हो जाता था जो पानी के साथ बहकर आने वाली मछलियों के लिए एक उम्दा पनाहगाह थी। करमू नहर के इसी हिस्से में जाल फैलाकर डालता था। फिर अगली सुबह जब वो धीरे धीरे जाल समेटता तो इसका स्याह चेहरा खुशी से दमक उठता।
क्योंकि इसके जाल में दर्जनों मछलियाँ फड़कती नजर आती थीं। इन दिनों तो वैसे ही बारिशों का आगाज हो चुका था। इस मौसम में नहर खूब भरकर चलती थी, लिहाजा मछलियों की तादाद भी आम दिनों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। करमू ने आज सुबह नहर पर पहुंचकर जब अपना जाल खींचने का आगाज किया तो पुल के सुतून के नज़दीक दिखाई देने वाली एक शय ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली। इसे ये समझने में कतई कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि वो किसी इंसान की लाश थी। इसने अपने काम को वहीं छोड़ा और नहर के किनारे पर खड़े होकर चिल्लाने लगा। आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों ने उसकी चीखों पुकार पर तवज्जो दी और अपना काम छोड़कर वो करमू के पास पहुंच गए। आइंदा 15-20 मिनट में इन लोगों ने इस इंसानी लाश को नहर से निकाल लिया और जब भी पता चला कि वो एक जवान जहान लड़की की लाश थी। इसके बाद ही बाहमी मुशावरत से इन लोगों ने रियाज और यूसुफ को इस वाक़े की इत्तला देने थाने भेज दिया था। तुम दोनों जामिनपुर के ही रहने वाले हो? उनकी विपता सुनने के बाद मैंने सवाल किया। जी थानेदार साहब, वो बैक ज़बान होकर बोले। फिर तो तुम इस बदनसीब लड़की को अच्छी तरह जानते होगे जिसकी लाश करमू मछेरे ने दरियाफ्त की है। नहीं सरकार, रियाज ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। यूसुफ रियाज की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, वो लड़की हमारे गांव से ताल्लुक़ नहीं रखती। वो नहर में बहकर कहीं दूर से आई है। जिस नहर का जिक्र हो रहा था, इसका बहाव मशरिक़ से मग़रिब की सिमत था। मौज़े जामिनपुर मेरे थाने से मग़रिब में 3 मील के फासले पर वाक़ था और बीच में और कोई गांव नहीं पड़ता था। मेरे थाने से मशरिक़ में 2 मील की मुसाफत पर मौज़ा गाज़ी नगर था। इसका यही मतलब था कि वो लड़की या तो गाज़ी नगर की रहने वाली थी और या फिर इससे भी पीछे बहादुराबाद से उसका ताल्लुक़ था। मौज़ा बहादुराबाद मेरे थाने से 8 मील और गाज़ी नगर से 6 मील दूर मशरिक़ में वाक़ था। मैंने कांस्टेबल रफ़ीक को अपने साथ लिया और एक टांगे पर सवार होकर नहर के किनारे कच्चे रास्ते पर चलते हुए मौज़ा जामिनपुर पहुंच गया और फिर जाए वकुआ का रुख किया। पुल के नज़दीक नहर किनारे एक चारपाई पर इस नामालूम लड़की की लाश को रखकर चादर से ढांप दिया गया था। मौज़े जामिनपुर की ये कार्रवाई मुझे पसंद आई। मौके पर लगभग 40 अफराद मौजूद थे, जिनमें मर्द और जन की तादाद कमोबेश एक जैसी थी। मैं टांगे से उतरकर चारपाई की जानिब बढ़ा तो वो लोग पीछे हट गए। मैंने इतला कुनिंदगान पर रियाज और यूसुफ को अपने साथ रखा और चारपाई के पास पहुंच गया। फिर मेरे हुक्म पर रियाज ने लड़की की लाश के चेहरे के ऊपर से चादर हटाई। अगले ही लम्हे कांस्टेबल रफ़ीक के हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ खारिज हुई, मलिक साहब, ये तो रुखसाना है। इस अमर में किसी शक की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि कांस्टेबल रफ़ीक ने इस मुर्दा लड़की को पहचान लिया था। मैंने मज़कूरा लड़की के लिए मुर्दा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि मेरी तजर्बेकार निगाह ने पहली झलक ही में अंदाज़ा लगा लिया था कि चरपाई पर पड़ी इस बेसुध लड़की को जिंदों में शुमार नहीं किया जा सकता था। कौन रुखसाना? मैंने रफ़ीक से इस्तफसार किया। इब्राहिम की बेटी रुखसाना जी। इसका मतलब है कि तुम इस लड़की को अच्छी तरह जानते हो? मैंने कांस्टेबल से पूछा। इब्राहिम गाज़ी नगर में रहता है मलिक साहब, रफ़ीक ने बताया, और रुखसाना उसकी अकलौती बेटी थी। कांस्टेबल रफ़ीक का ताल्लुक़ भी गाज़ी नगर ही से था, लिहाजा मुझे इसकी शनाख्त पर यकीन करना पड़ा। अब ये तो साबित हो गया था कि रुखसाना नहर में बहकर गाज़ी नगर से जामिनपुर पहुंची थी। उसने नहर में कूदकर खुदकुशी की थी या किसी ने इसे मौत के घाट उतारने के बाद नहर में फेंक दिया था, ये मुझे मालूम करना था। मैंने लाश के ऊपर से चादर को पूरी तरह हटा दिया और झुककर बगौर रुखसाना की लाश का मुआयना करने लगा। रुखसाना की उम्र कमोबेश 20 साल रही होगी। वो पुरकशिश नुकुश की मालिक एक खूबसूरत लड़की थी। उसके बदन पर पूरा लिबास मौजूद था, अलबत्ता वो दुपट्टा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। इसके जिस्म के खुले हुए हिस्सों मसलन दोनों हाथ, पाँव, चेहरे और गर्दन पर मुझे कोई ऐसा निशान दिखाई नहीं दिया जिससे ये पता चलता कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई हो। मैंने उसके सर का भी अच्छी तरह मुआयना किया, वहाँ भी मुझे किसी चोट का निशान नज़र नहीं आया। रुखसाना नामी इस हसीन मगर बदकिस्मत लड़की की मौत का सबब क्या था, इसका पता पोस्टमार्टम के बाद ही चलना था। करमू मछेरा अभी जाए वकुआ पर मौजूद था। मैंने उससे भी मुख्तलिफ सवालात किए, मगर कोई नई बात सामने ना आ सकी।
करमू ने मुझे जो कुछ बताया वो रियाज और यूसुफ की ज़बानी मुझे पहले ही मालूम हो चुका था। करमू सियाह रंगत का मालिक एक दुबला पुतला अधेड़ उम्र शख्स था। मैंने करमू की मैयत में इस जगह का भी तफसीली जायज़ा लिया जहाँ करमू पहली मर्तबा रुखसाना की लाश को रुके हुए पानी के अंदर तैरते हुए देखा था। ये मकाम दरअसल नहर के किनारे और पुल के नज़दीक के और पुल के कोने के मिलाप से बनने वाली एक छोटी सी जगह थी जहाँ पानी का बहाव न होने के बराबर था। नहर के किनारे से पानी तक पुख्ता सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। गांव की औरतें सुर्ख ईंटों की इन सीढ़ियों पर बैठकर कपड़े धोया करती थीं। रुखसाना की लाश नहर के अंदर तैरते हुए वहाँ तक पहुँची थी और फिर इस गैर मुतहर्रिक पानी में फंसकर रह गई थी। लाश की शनाख्त कांस्टेबल रफ़ीक ने कर दी थी। अब मोज़ेज़ ज़ामिनपुर में मेरा कोई काम नहीं था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िले अस्पताल भेजना ज़रूरी था और मज़कूरा अस्पताल तक जाने के लिए मेरे थाने के रास्ते से गुज़रना पड़ता था क्योंकि वही नीम पुख्ता सड़क ज़िले अस्पताल तक पहुंचाती थी। चुनांचे मैं रुखसाना की लाश को टांगे में डालकर थाने ले आया। मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले रुखसाना के बाप को इसकी एक झलक दिखाना चाहता था। लिहाजा मैंने कांस्टेबल रफ़ीक से कहा, रफ़ीक तुम जल्दी से जाकर इब्राहिम को यहाँ ले आओ। ठीक है मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला, लेकिन देर नहीं होना चाहिए। मैंने ताकीदी लहजे में कहा। मौसम गर्म है और हवा बिल्कुल बंद। लाश को ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। जी मलिक साहब, मैं समझ रहा हूँ, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। रफ़ीक के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल वहीद को अपने कमरे में बुलाकर कहा, लाश को तुम अस्पताल लेकर जाओगे। इस सिलसिले में जो भी तैयारी करनी है रफ़ीक की वापसी से पहले कर लो। मैं तुम्हें पेपर्स बना देता हूँ। वहीद ने मुझे यकीन दिलाया कि वो लाश को अस्पताल पहुँचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं जब हुक्म दूंगा वो चल पड़ेगा। वहीद बड़े ठंडे मिजाज का आदमी था। इसकी उम्र 30 साल के करीब रही होगी। वो दराज कामत और दुबला पतला शख्स था। इसके सर के बाल घुंघरियाले थे। वहीद दीगर कांस्टेबल से मुख्तलिफ था। वहीद मेरे कमरे से निकला तो अशफाक अंदर आ गया। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा मगर वो लजाजत भरे लहजे में बोला, मलिक साहब मैं रानी को ले आऊँ। आप आज सुबह ज़ामिनपुर चले गए थे इसलिए आपसे मिलवा नहीं सका। तो क्या तुम्हारी भांजी वापस गांव चली गई है? मैंने पूछा। नहीं जी, मैंने इसे रोक कर रखा हुआ है, वो जल्दी से बोला। रात को अपने साथ ही ले जाऊंगा। तो ठीक है, ले आओ इसे, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद वो एक 14-15 साल की पस्ता कामत लड़की के साथ मेरे कमरे में मेरे पास आ गया। लड़की ने पूछा, सलाम किया और मैंने इसके सलाम का जवाब दिया। अशफाक ने कहा कि मलिक साहब ये मेरी भांजी रानी है। रानी मासूम सूरत वाली एक भोली भाली दुबली पतली लड़की थी। मैंने इससे पूछा, तुम क्या काम कर लेती हो? जी झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े सब कर लेती हूँ, उसने बताया, और मुझे खाना बनाना भी आता है। मामा अशफाक ने बताया कि बस मुझे यही काम करना होंगे। बात के इख्तिताम पर रानी ने अशफाक की तरफ देखा और मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मलिक साहब आप रानी के कद काट और जिसामत पर ना जाएं। इसके अंदर बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं। मुझे यकीन है कि ये कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा गांव यहाँ से 2 मील की दूरी पर है। ये रोज़ाना आएगी जाएगी कैसे? पैदल आएगी जनाब, वो बड़े एतमाद से बोला। 8-10 मील पैदल चलना तो रानी के लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता। फिर उसने मिन्नत रेज़ लहजे में कहा, मलिक साहब आपकी मेहरबानी से इस बच्ची को रोज़गार मिल जाएगा तो मेरी बहन के घर में थोड़ी सी खुशहाली आ जाएगी। बस इतनी ही बात है। मैंने चंद लम्हा सोचने के बाद जवाब दिया, ठीक है अशफाक, तुम अपनी भांजी को एक दिन छोड़कर काम पर बुला सकते हो। मतलब ये कि रानी एक दिन काम करने आएगी और एक दिन छुट्टी करेगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ गया मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। वैसे भी आपके क्वार्टर का काम कोई ज़्यादा नहीं है। ये सुखी आई दोपहर तक सब निपटा दिया करेगी। तुम रानी को बाहर बिठाकर मेरे पास आओ, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए कमरे से निकल गया और 2 मिनट बाद वापस आकर गहरी संजीदगी से बोला, जी मलिक साहब हुक्म करें। मैं ज़ामिनपुर से जिस लड़की की लाश लेकर आया हूँ इसे तुम यकीनन जानते होगे।
मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रफ़ीक ने मुझे बताया है कि इसका नाम रुखसाना है और वो गाजी नगर के एक वसनीक इब्राहिम की अगलौती बेटी है। रफ़ीक ने आपको बिल्कुल ठीक बताया है मलिक साहब, कांस्टेबल अशफाक ने गंभीर अंदाज में जवाब दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रुखसाना की लाश को देखा है। इसका बाप खान साहब के बागात में काम करता और रुखसाना अपनी माँ शहनाज के साथ खान साहब के कारखाने में काम करती थी। ये तुम्हारे खान साहब ने किस चीज़ का कारखाना खोल रखा है? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। जनाब, वो कारखाना दरअसल एक चार दीवारी के अंदर बने हुए 4 बड़े कमरों पर मुश्तमिल है, वो वजाहत करते हुए बोला, जहाँ पर चावल, गंदुम और दीगर अनाज की छड़ाई की जाती है। मतलब ये कि फसल की बालियों से दाना अलग किया जाता है और फिर इसे कमरों में महफूज कर लिया जाता है, यानी बोरियों में भरकर। इसके बाद खान साहब इस अनाज को ट्राली में भरकर गल्ला मंडी रवाना कर देते हैं। फसल की बालियों में से दाना निकालने का काम गांव की औरतें और जवान लड़कियां करती हैं। कांस्टेबल अशफाक की बात मेरी समझ में आ गई। आजकल जो काम जदीद ज़रई आलात मसलन थ्रेशर और शेलर नामी मशीनों से किया जाता है, वो 70-80 साल पहले इंसानी हाथ अंजाम दिया करते थे। दाने को खोल बाली से अलग करने के लिए फसल के मुठों को झटका, पटका और फटका जाता था। ये खासा मेहनत तलब काम था। साइंस की इजादात ने इंसान की ज़िंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही खराबी ये पैदा हुई कि इंसानी बदन को मशक्क़त की आदत नहीं रही। लिहाजा पहले ज़माने में 70-80 साल का बूढ़ा शख्स भी आपको चाको चौबंद काम करता दिखाई देता था और आज का 18-20 साल का जवान भी कमर पर हाथ रखकर उठता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हामिद अली खान के 2 बड़े कारोबार हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ज़रई ज़मीन पर मुख्तलिफ फसलें उगाना और बागात में फल पैदा करना, फिर इन अजनास को गल्ला मंडी और सब्ज़ी मंडी तक पहुंचाकर पैसे कमाना, और इस तमाम तर काम के लिए गाजी नगर के मर्द और औरतें खान बहादुर के ग़ुलामों के तौर पर जान तोड़ मेहनत करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो सबको असबाती जुम्बिश देते हुए बोला, और इसके बदले में खान साहब हर शख्स को साल भर का अनाज देते हैं और कुछ रकम भी, ताकि वो लोग इस नकदी से कपड़ा लत्ता और दूसरी चीज़ें खरीद सकें। और खान साहब के बागात में अमूमी तौर पर कौन से फल उगाए जाते हैं? मैंने दिलचस्पी भरे लहजे में पूछा। आम, अमरूद, माल्टा, कीनू, जामन वगैरह वगैरह, इसने जवाब दिया। आजकल आम की फसल बिल्कुल तैयार है, बल्कि यूँ समझें कि आम का सीज़न इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है और जामन की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई अशफाक, मैंने कांस्टेबल की आंखों में देखते हुए सवाल किया। जब गाजी नगर के किसी वसनीक को रोज़गार की कोई कमी नहीं, हर मर्द व ज़न हामिद खान के किसी न किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो फिर तुम्हारी बेवा बहन जुलेखा और भांजी रानी के लिए मुश्किलात क्यों हैं? ये लोग भी हामिद खान के बागात, कारखाने या खेतों में काम क्यों नहीं कर लेती? मलिक साहब, बात दरअसल ये है कि जुलेखा बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, वो मातदिल अंदाज में बोला। इसके अंदर इतनी जान नहीं कि वो खेतों में या कारखानों में दिन भर काम कर सके। और जहाँ तक रानी का मामला है, तो वो सांस संवार करने के लिए थमा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, रानी जुलेखा की देखभाल और घर के दीगर तमाम काम भी करती है। मैं रानी को आपकी खिदमत पर इसलिए मामूर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है। वो दोपहर तक सब निपटाकर वापस चली जाएगी और आपने तो इसे एक दिन आने और एक दिन छुट्टी करने की सहूलत भी दे दी है। इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ का ख्याल रख सकेगी। जबकि अगर उसने खान साहब के यहाँ काम करना शुरू कर दिया तो सुबह से लेकर सूरज गुरूब होने तक उसे कारखाने में, खेतों में कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ेगा, जिसके नतीजे में वो दोनों माँ बेटियाँ रुल जाएंगी। मलिक साहब, अशफाक की वजाहत ने मुझे मुतमईन कर दिया। मैंने इससे कहा, तुम अपना अच्छा बुरा खुद सोच लो। मैंने तुम्हारी भांजी को अपने काम पर रख तो लिया है, अगर इस पर खान साहब को कोई एतराज़ हुआ तो तुम खुद ही इनसे निपटोगे। जी हाँ, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, वो बड़े वसूख से बोला। मैं रानी के सिलसिले में खान साहब से खुद बात कर लूँगा। रुखसाना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने मौजू बदलते हुए सवाल किया। जी, मैं समझा नहीं मलिक साहब, उसने उलझन ज़दा नज़र से मेरी जानिब देखा। करमू मछेरे ने आज सुबह जामिनपुर वाले नहर के पुल के नज़दीक रुखसाना की लाश को दरियाफ्त किया है और
میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ ان دنوں نہر کناروں تک بھر کر چل رہی ہے۔ پانی کی رفتار کم و بیش 5 میل فی گھنٹہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ غازی نگر اور زامن پور کے بیچ 5 میل کا فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رخسانہ کی لاش کو پچھلی رات کے آخری پہر سپرد نہر کیا گیا تھا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ملک صاحب، آپ نے جو حساب لگایا ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رخسانہ کی موت میں کسی انسان کا ہاتھ نہ ہو۔ میں نے اپنی کسی پریشانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر رخسانہ نے خودکشی کر لی ہو۔ خودکشی کا امکان تو بہرحال موجود ہے، میں نے کانسٹیبل کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں نے رفیع کو غازی نگر بھیجا ہے تاکہ رخسانہ کے باپ ابراہیم کو تھانے لے کر آئے۔ اس سے پوچھ تاچھ کے بعد ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات سامنے آ جائے۔ ویسے میں رخسانہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا رہا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ جی، یہ آپ نے بالکل ٹھیک سوچا ہے ملک صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔